हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एएस टीच के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और उसमें जो हम लोग का चैप्टर रहेगा वो चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर हमको पढ़ना है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादातर लाभदायक होगा जो डीडीयू से पढ़ना है और उसके बाद से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। उनके लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज और एक और सूचना कि हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 2 चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको अच्छे से फिनिश कर चुके हैं। तो ऑर्गेनिक का वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, जाइए आप उसको देखिए। अब हम शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, और इसमें जो बहुत ही एक आसान सा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आप 12th में पढ़ के आए हो, उसी चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसी चैप्टर को क्या करेंगे, अच्छे से डील करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से हर साल एग्जाम में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर किसी चीज को समझना है तो उसके मीन को समझना पड़ेगा, उसके मतलब को समझना पड़ेगा। देखिए, केमिकल का मतलब तो आप समझते हो कि रसायन होता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य। इसी चीज को हमको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, रसायन तो सबको समझ में आता है, लेकिन साम्य जो ये टर्म है जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसी को हमको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो किसी चीज की अगर नींव अच्छी होती है तो मंजिल ऑटोमेटिक क्या होता है, सही होता है। तो आप इस जो चैप्टर का नींव है इक्विलिब्रियम, उसको समझिए। किसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी किसको कहते हैं साम्य? एक सिंपल से लैंग्वेज में कि जितना आया उतना खर्च हो गया। तो जिस टाइम में ये दोनों पोजीशन आके मिल रहे हैं वही क्या कहलाता है, साम्य कहलाता है। क्या मतलब हुआ? सपोज करिए, मान लीजिए ये आप हैं और आपने एक दिन का 100 रुपया इनकम किया और उसी दिन में ये 100 रुपया क्या कर दिया, आपने खर्च कर दिया। तो वह जो टाइम होगा, वो जो दिन होगा, उस समय आप क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी साम्य होंगे। बहुत ही आसान है, किसी भी चीज को आप रिलेट करके समझ सकते हो साम्य को, बहुत ही आसान है। अरे समझ लो कि आपका अगर एक महीने की आय अगर 3000 रुपये है और एक महीने में आपका खर्च भी 3000 रुपये है, तो उस टाइम में आप क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्य में हो। मतलब जितना आया उतना खर्च हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई मान लो यहाँ पे बॉडी रखी गई है और इस बॉडी पे कोई बंदा इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यह बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। दोनों जो क्रियाएं होनी चाहिए वो लगभग समान, अरे लगभग या पूरी रूप से क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसी कंडीशन में वह जो बॉडी होगा या जो पार्टिकल होगा वह हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। सपोज करिए फिर से कि मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। तो देखो भाई, एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों जो फोर्स होते हैं वो अपोजिट में है। इसीलिए हमको पता नहीं चलता है कि इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से हमको पता नहीं चलता है। तो देखो, साम्य में तो कुछ रिएक्शन में होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं में होती हैं एक्चुअली में, लेकिन हमको देखने से पता नहीं चलता है। अब देखो, साम्य क्या और समझते हैं, थोड़ा सा और इसको डीप में समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है साम्य का। देखो, मान लो ये आपका एक बकेट है और इसमें बकेट में इस लेवल तक आपने पानी डाल रखा है। ठीक, और यहां पे एक आपने हैंडपंप लगा दी, और जिस साइज का ये हैंडपंप है या पाइप है, उसी साइज का आप यहां पे एक होल कर दीजिए। पानी तो यहां से ड्रॉप वाइज आएगा, लेकिन उसी रेशियो से ड्रॉप वाइज से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, यहां पे एक रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन यहां पे एक और रिएक्शन हो रहा है, क्या, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। यहां पे तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पे भी आपको क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। एक्चुअली में ये पानी चाहता तो है बढ़ना, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी पानी अंदर आ रही उतना ही पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो बकेट होगा वह कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बहुत ही आसान है। फिर से एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई ब्रिज है, ठीक, और इस ब्रिज से पता नहीं कितने लोग आएंगे जाएंगे।
कोई तो कोई ऐसा कंडीशन आएगा इस ब्रिज के मेन सेंटर पे कि मान लो उस दिन में 50 लोग गए और 50 लोग चले आए, तो वो जो पोजीशन होगा, वो जो टाइम होगा, उस टाइम में ये ब्रिज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मान लो इधर से 100 लोग गए, इधर से 50 लोग आए, इधर से 100 लोग गए, इधर से 50 लोग आए, लेकिन दिन का वो कोई तो कोई ऐसा समय होगा इस ब्रिज से कि इधर से 50 लोग आए और इधर से भी 50 लोग आए। अब 50 लोग आए और 50 लोग गए, दैट टाइम ये ब्रिज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मैं आपको बस एक इक्विलिब्रियम का मीन बताना चाहता हूं, एक थीम बताना चाहता हूं, ताकि आप इसकी फील कर सको और इसको अच्छे से समझ सको। इसका एक ही मतलब है, अरे एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि जितना आया उतना चला गया, वही क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सपोज करो, अब थोड़ा सा एक साइंस से रिलेट करते हैं इसको। मान लीजिए हमारे बॉडी का अंदर का जितना प्रेशर है, फिर से मान लीजिए हमारे बॉडी का अंदर का जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर क्या है, बाहर का भी है। उस टाइम में प्रेशर के तुलना में हमारी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अंदर का प्रेशर उतना ही है और बाहर का भी प्रेशर उतना ही है, तभी तो हम एग्जिट कर रहे हैं। अदरवाइज अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में बैठे कोई यात्री, शरीर के नाक से कान से ब्लड आने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है और शरीर के अंदर का प्रेशर अधिक हो जाता है। उस टाइम में क्या होता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके साइड से क्या होते हैं, ब्लड आने लगते हैं। ठीक, तो अब आपको एक थीम समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं। बहुत ही आसान है। फिर से एक और एग्जांपल से, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, वहां पे 100 रुपए का सामान लिया और उसको क्या कर दिया, 100 रुपया दे दिया। उस टाइम में क्या है, आप और दुकानदार इक्विलिब्रियम में हो। अगर कोई आपको 2 थप्पड़ मारता है, उसको भी 2 थप्पड़ मारते हो, उस टाइम में दोनों लोग आप लोग क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जितना आपका आय है उतना खर्च हो गया, यानी जितना आया उतना चला गया, वही होता है इक्विलिब्रियम। तो आई होप आप लोगों का थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का मीन समझ में आया होगा, मतलब समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं। अब आइए इसके टाइप को पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है। देखिए, इक्विलिब्रियम बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा डायनेमिक और एक होता है हमारा स्टैटिक्स। एक होता है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक किसको कहते हैं, ऐसा इक्विलिब्रियम जो गतिशील के कारण हो, उसको हमको क्या पढ़ता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ऐसा इक्विलिब्रियम जो स्थिर की वजह से हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो देखो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक उदाहरण जो हमने 2 लिया था कि मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इधर से मान लो 2 न्यूटन का फोर्स, इधर से 2 न्यूटन का फोर्स, पर यह बॉडी एक जगह स्थिर है, तब हम लोग इसको कह सकते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ठीक है, फिर वही बॉडी पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स, यह बॉडी चाहता तो है इधर उधर जाना, पर दोनों साइड से फोर्स तो इक्वल लग रहा है। इस टाइम में यह बॉडी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक का एक सीधा सा उदाहरण हमने जो लिया था, ये बकेट वाला, जिसमें मान लो ड्रॉप वाइज पानी आ रहा था और जितना ड्रॉप वाइज पानी आ रहा था उतना ही ड्रॉप वाइज पानी बाहर निकल जा रहा था। तो इस कंडीशन में ये पानी के जो मॉलिक्यूल से वो गति कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो पानी का आने का दर है, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ऐसे कह सकते हो कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जस्ट इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों आपस में जिस टाइम बराबर हो जाएंगे, उस टाइम में ये बकेट और ये पानी दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इक्विलिब्रियम में कहने का एक सिंपल सा लॉजिक और एक टर्म हम बोल सकते हैं कि जितना फॉरवर्ड वर्क होगा उतना ही बैकवर्ड वर्क होगा। उस टाइम में वह पार्टिकल या वह जो भी आप ले सकते हो, वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो आपने 2 टर्म सीखा इसका, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। डायनेमिक जो गतिशील करता हो, स्टैटिक जो स्थिर रहता हो। तो ये चीज आपको नहीं पढ़नी है, स्टैटिक नहीं पढ़ना है, डायनेमिक पढ़ना है, क्योंकि आप केमिकल में अगर इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो तो केमिकल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गति करते हैं, इसलिए डायनेमिक का एग्जांपल है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज जस्ट एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम ही है, क्योंकि डायनेमिक का मतलब गति होता है और केमिकल भी गति करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि क्या केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम में आता है? क्या केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन हैं उसमें इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं आता है? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्या उन सब में क्या बोलते हैं हमारा इक्विलिब्रियम आता है? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप।
एक हमारा होता है रिवर्सिबल, और दूसरा होता है हमारा इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल का मतलब होता है आना और जाना, और इरिवर्सिबल का मतलब होता है केवल जाना। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही केवल इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि अगर मान लो ए प्लस बी है, ये मिल के सी प्लस डी बनाएंगे, तो भाई जिस रेट से ये जा रहा है उसी रेट से आएगा, तभी तो ये जो इक्वेशन होगा हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अरे वही एग्जांपल ले लो, मान लो ये बकेट में ये पानी आप डाल रहे हो और पानी जिस रेट से आ रहा है उस रेट से जा रहा है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर केवल आता जाता तो इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, मतलब केवल पानी अगर अंदर आता तो इक्विलिब्रियम में कहाँ होता, नहीं होता। मतलब जिस रेट से कंपाउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दोनों की जब स्पीड हो जाएगी तो उस समय हम कह सकते हैं कि वह इक्विलिब्रियम होगा। यह तभी पॉसिबल है जब हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं, देखो इसमें 4 टाइप के बेसिकली रिएक्शन होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे मान लो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाए, सॉल्ट बनाए और वाटर बनाया। तो ऐसा नहीं, मान लो जैसे एग्जांपल हमने ले लिया HCl और NaOH, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaCl और वाटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में यह इरिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि NaCl फिर वाटर से मिलकर HCl और NaOH नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि एसिड का काम ही अपना H+ डोनेट करना, एक्सेप्ट करना नहीं। बेस का वर्क होता है OH- देना, ना कि OH- लेना। तो एक बार ये दोनों अगर आपस में कंबाइन हो गए तो जिस चीज का ये फॉर्मेशन करेंगे ये फिर से उल्टा नहीं आ सकता। मतलब वाटर और NaCl मिलके क्या कर सकता है, आपका HCl और NaOH का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये पहला एग्जांपल हुआ इरिवर्सिबल का, जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं पा सकते, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल होता है इसका, जैसे मान लो मेथेन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट करें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो भाई अपन हम दिमाग से सोचो, अगर लकड़ी को हम जला रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऊर्जा में बदल रहा है, तो क्या किसी भी चीज को, इन तीनों चीज को आपस में मिक्स करके हम इसको बना सकते हैं? राख से पानी और ऊर्जा को लेकर हम लकड़ी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कंबक्शन रिएक्शन जितने भी होते हैं, कंबक्शन रिएक्शन, वो उसमें हमारा रिवर्सिबल यानी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। ये दूसरा रिएक्शन हुआ। तीसरा जो इसका रिएक्शन होता है वो होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो, उसमें हमारा क्या होता है ना, उसमें हमारा रिवर्सिबल नहीं मिल सकता। जैसे कि मान लो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है AgNO3 और प्लस Na और NaCl, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, AgCl बना लेगा और NaNO3 बना लेगा। अब ये तो Ag जो Cl है वो आपका प्रेसिपिटेट बन गया, यानी नीचे जाके तली में बैठ गया। जैसे मान लो अगर इन दोनों का रिएक्शन आप करवा रहे हो एक बकेट में, तो एक बकेट में जब रिएक्शन करवा रहे हो दोनों को ऐसे डाल दिए तो पता चला AgCl जाके नीचे बैठ गया। अब ये फिर ऊपर के मीडियम से रिएक्शन करना नहीं चाहता है, तो भाई जब नीचे ये आके बैठ गया तो थोड़ी ना ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। तो जितने भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम नहीं पा सकते। तो बेसिकली हमने 3 टाइप के रिएक्शन को बात किया, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक कंबक्शन रिएक्शन और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं पा सकते। ये थे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल की बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम मिलता है। तो आइए इसकी भी बात कर लेते हैं रिवर्सिबल का, क्या क्या होते हैं रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन सा होता है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे मान लो N2 और H2 ये मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन किए। बैलेंस करना चाहते हो तो कर लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका बैलेंस 3, 2, ये बैलेंस हो गया। तो ऐसे रिएक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम मिलता है जिसमें हम रिवर्सिबल होता है, जिसमें जिस रेट से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं उसी रेट से अमोनिया टूटकर N2 और 3H2 हमारा बना लेता है। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो SO2 प्लस O2 ये मिलके क्या बनाएगा, इसको 2 ले लो तो 2 SO3,
यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेता है। ये भी हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड टूटकर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल सकता है। तो इन रिएक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम पा सकते हैं। तब अब आपके दिमाग में समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन क्या हुआ। तो जितने भी हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम को पा सकते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन लिखना चाहो तो इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब आपका इसका डिफिनीशन आपको समझ में आया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन क्या है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जिस टाइम पे इक्वल हो जाएं उस टाइम को हम कह सकते हैं जो ये हमारा इक्वेशन है, रिएक्शन है, ये हमारा क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझ में आया होगा। तो आइए थोड़ा इसका ग्राफ की भी बदौलत इसको हम लोग देखते हैं कि ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम को पा सकते हैं। आप यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन लिखिएगा, उसके बाद से यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 3s2 जस्ट इक्वल टू NH3। तो इसका मान लीजिए आप यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन लिख लीजिए, नोट्स बुक में बना लेना आप लोग इसका। ठीक, इसके नीचे एग्जाम्पल और इसके नीचे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आप इसके नीचे लिख लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन लिखने के बाद से इसको एग्जांपल के तौर पे, उसके बाद से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब दोनों जिस टाइम में आगे पीछे होकर दोनों इक्वल हो जाएं उस टाइम को हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा ग्राफ के टर्म में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा टाइम है, ठीक है, और इस ग्राफ में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो यहाँ पे सांद्रता 0 है और यहाँ पे हाई है। तो भाई अगर यहाँ पे हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे N2 और हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम है। अरे इसको कंसंट्रेशन के तौर पे ले लो ना, CON कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो हाई है। अब देखो ये समय के अनुसार क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन समय के अनुसार क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। समय के अनुसार डिक्रीज करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मान लो अगर ये कंटेनर में हम इस रिएक्शन को करवाएं, इस कंटेनर में रिएक्शन को करवाएं तो पता चला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमने यहाँ पे मिक्स किया तो धीरे धीरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खत्म होंगे और हमको अमोनिया प्राप्त होगा धीरे धीरे। तो समय के साथ इसकी सांद्रता कम हो रही है और इसकी सांद्रता क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये देखो समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पे मान लो अमोनिया है जो 0 है बिल्कुल, अब ये समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हो ना, बढ़ रहा है। जिस टाइम में ये दोनों आके मिल जाए उस टाइम में ये हमारा जो इक्वेशन है उसको हम कह सकते हैं ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी इस टाइम में जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। ग्राफ के जरिए समझिए, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जिसकी सांद्रता मैक्सिमम है, क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी समय 0 है, अभी रिएक्शन तो हुआ नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये डिक्रीज कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि समय के साथ ये घटता जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करता जाएगा। मान लीजिए अमोनिया यहाँ पे है तो देखो समय के साथ अमोनिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उस टाइम में जो ये हमारा रिएक्शन होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप केमिकल इक्वेशन का यहाँ पर डिफिनीशन लिखिए, इसको एग्जाम्पल लिखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इसको नीचे इस ग्राफ को बनाइए। ये था पूरा हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसको आपको समझ में आया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में है क्या, बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या है। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जितना आया उतना चला गया, इससे ही आपको पता रहेगा कि इक्विलिब्रियम है क्या। केमिकल का मतलब रसायन, यानी रासायनिक क्रियाओं में जब इक्विलिब्रियम आ जाए उसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक, तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मतलब इसका एग्जाम में तो यही आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का आपसे डिफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे। क्या पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स।
आपसे पूछे जाएंगे, ये कंपलसरी में आता है 2 नंबर का, पूछा जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम का 2 कैरेक्टरिस्टिक दे दीजिए या 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए। तो पहला अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो ये कैसा होता है, डायनेमिक होता है। यह डायनेमिक इन नेचर, यानी प्रकृति में कैसा होता है, डायनेमिक होता है, यानी गतिशील होता है। पहला यह कैरेक्टरिस्टिक हुआ। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज, इसको भी कह सकते हो, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज हुआ, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टीज हुआ कि क्या इसमें कैटलिस्ट कुछ रोल कर सकता है, क्या कैटलिस्ट कुछ रोल कर सकता है। देखो, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, बस इक्विलिब्रियम को थोड़ा जल्दी कर लेगा। जैसे कि मान लो इसी रिएक्शन को अगर ग्राफ के थ्रू समझा जाए हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने जो ग्राफ खींचा था, तो मान लो कुछ इस प्रकार का था, नाइट्रोजन और टूट रहा था, अमोनिया बन रहा था। इस टाइम में क्या हो रहा था, हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा था। पर अगर किसी कैटलिस्ट को लगा दें तो हो सकता है ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। मान लो जैसे कैटलिस्ट को लगाया तो रिएक्शन हमारा कम ही टाइम में हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, वह बस इसको प्रमोट कर देता है कि फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको कैटलिस्ट क्या करता है, इफेक्ट नहीं कर पाता केमिकल इक्विलिब्रियम को, बस ये करेगा या तो इसको जल्दी मिला देगा, नहीं तो लेट मिलाएगा, 2 ही कर सकता है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, बस उसको या तो जल्दी प्रमोट कर देगा या थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का ये वर्क है। जो इसका चौथा प्रॉपर्टीज है, वह प्रॉपर्टीज है कि इट इज अ फाउंड इन ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन। जो इसका मेन है, केवल हमारा क्या हो सकता है, यह रिवर्सिबल रिएक्शन में ही क्या कर सकता है, पाया जा सकता है। तो हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। पहला डायनेमिक इन नेचर, दूसरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तीसरा कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को थोड़ा जल्दी कर देता है, चौथा यह रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने बस 2 चीजों का सीखा। एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने सीखा कि क्या होता है, और दूसरा हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। ठीक, तो आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आया होगा कि एक्चुअली में इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस किया। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वह क्या है, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, और लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद जो इसका मेन पॉइंट है, यानी केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि मान लो यह रिएक्शन जिस टाइम में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो उस टाइम में जो हमारा केसी होता है, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए केसी का मान कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।